इंस्पेक्टर हुक्मदाद की बताई हुई जगह से पैसे वसूल करने में इस्माइल को कोई दुश्वारी पेश न आई। पैसों को महफूज जगह पर ठिकाने लगाने के बाद उसने अखबार के तराशे पे लिखा हुआ नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही फोन रिसीव कर लिया गया। एक मुतरन्नम आवाज ने उसकी समातों पर दस्तक दी। यस, वो बोला, शहजादी। 2 साल के अरसे में गो शहजादी का लहजा उसे भूला नहीं था, मगर उसकी आवाज वो पहली मर्तबा फोन पर सुन रहा था, इसलिए उसे पहचानने में दुश्वारी हुई। बोलने वाली जवाब देने की बजाय मुस्तफसिर हुई, आप कौन? वो बोला, इस्माइल शाह बात कर रहा हूँ। लड़की बोली, शाह जी, मैं शहजादी की सहेली बात कर रही हूँ। मेरा नाम नेहा है। शहजादी इस वक्त मुश्किल में है और उसे आपकी मदद की जरूरत है। आप फौरन जहाँ पहुँचें। उसके साथ ही नेहा नामी लड़की ने एक एड्रेस दोहराया जहाँ उसे पहुँचना था। इस्माइल बोला, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, और ये कहते हुए इस्माइल ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से नेहा के बताए हुए एड्रेस की तरफ दौड़ी जा रही थी। मुझे इस्माइल कहते हैं, और चौकीदार ने उसकी बात पूरी न होने दी। सर प्लीज, आपका ही इंतजार हो रहा था। उसका नाम सुनते ही वो गेट खोलने लगा। इस्माइल की मोटरसाइकिल पोर्च में खड़ी करके उतरने तक एक पुख्ता उम्र का मर्द, जिसका लिबास वाज़े तौर पर उसके मुलाजिम होने की चुगली खा रहा था, उसके करीब आकर बोला, अस्सलाम वालेकुम सर। वो बोला, वालेकुम अस्सलाम। नेहा बीबी को बताओ कि इस्माइल शाह आया है। उसने दोबारा अपना तारुफ करवाना जरूरी समझा। मुलाजिम बोला, सर वो आपकी मुंतजर हैं, और इस्माइल सर हिलाता हुआ उसके साथ चल पड़ा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसकी निगाह सोफे पर बैठी एक शोखोशंग लड़की पर पड़ी, जो जदीद तराश खराश की शलवार कमीज में मलबूस थी। इस्माइल शाह को देखते ही वो उठकर उसकी जानिब बढ़ी और बेतकल्लुफी से उसका हाथ थामते हुए बोली, शाह जी आप आ गए। उसके अंदाज से बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था कि वो इस्माइल शाह से पहली बार मिल रही है। वो बोला, आना ही था, आपने खबर ही ऐसी सुनाई है। उसने शोखी से आंखें मटकाते हुए कहा, इतना चाहते हो शहजादी को? इस्माइल संजीदगी से बोला, बात चाहत की नहीं होती, ताल्लुक की होती है। वो इतनी जल्दी उसके साथ बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता था। वो फलसफियाना लहजे में बोली, ताल्लुक ही से चाहत पैदा होती है। इस्माइल बोला, मुझे शहजादी की खैरियत के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी है। उसने फजूल मौजू से किनारा किया। वो बोली, प्लीज आप बैठें तो सही। और इस्माइल ने सर हिलाते हुए सोफा संभाल लिया। बोला, अब बताएं, ताहिर साहब को क्या हुआ था और शहजादी किस खतरे में है? ताहिर साहब को इनकलाब दुश्मन कुव्वतों ने शहीद किया है, और शहजादी को अगवा करने वाले भी वही हैं। जवाब नेहा की बजाय किसी मर्द ने दिया। इस्माइल ने चौंक कर आवाज की समत निगाह उठाई। वो मेजर रोहित था, लेकिन इस्माइल चूंकि उसे नहीं जानता था, इसलिए वो अचंभे में पड़ गया। आप कौन? वो बोला, मेरा नाम राहील है, और ताहिर साहब रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं, बल्कि थे। रोहित की आवाज में गहरे दुख की आमेजिश थी। इस्माइल ने कहा, वतन वापसी पे मैं उन्हें मिलने गया था, मगर घर में कोई भी मौजूद नहीं था। लगता था वहाँ आतिशजदगी का कोई वाकया हुआ हो। मेजर रोहित ने सरीहन झूठ बोला, आग लगाई गई थी शाह साहब, अंकल को जिंदा जला दिया गया है। इस्माइल तासुफ भरे लहजे में बोला, ओह नो, और शहजादी का क्या हुआ? रोहित बोला, मकान से सिर्फ अंकल और 2 मुलाजिमों की लाशें मिली थी। शहजादी उसी दिन से गायब है। ना उसकी लाश मिली और ना उसका कुछ पता चला कि वो जिंदा भी है या नहीं। इस्माइल ने जेब से अखबार निकाला, तो इस इश्तिहार का क्या मतलब? वो बोला, फकत आपको तलाश करना। इस्माइल बोला, मैं समझा नहीं। रोहित ने कहा, शाह जी, आपको हवालात से फरार करवाना और फिर इतनी सख्त तरबियत से गुजारने का कोई मकसद था, बल्कि इस बारे में आपसे मुआहिदा हो चुका है कि आप 3 साल हमारी जिद्दोजहद में शरीक रहेंगे। 3 साल के बाद आपकी मर्जी कि आप हमारे साथ रहते हैं या अपने लिए कोई दूसरी राह इख्तियार करते हैं। इस्माइल बोला, सही कहा, मगर इसके साथ ये भी तय हुआ था कि मैं इंतकाम लेने के बाद ही आपको ज्वाइन करूंगा। रोहित बोला, हम भी इसी बात के मुंतजिर थे, मगर अब एक मसला पैदा हो गया है कि आपको जहमत देना पड़ी। इस्माइल साफ गोई से बोला, इंतकाम लेना मेरे लिए हर मसले से मुकद्दम है। रोहित बोला, शाह जी, हमने ही आपको दुश्मन के सामने सीना तान कर जाने के काबिल बनाया है। वो बोला, मुझे कब इनकार है? रोहित ने कहा, और इनकार होता क्या है? इस्माइल ने कहा, राहील भाई, इनकार तब होता जब मैं आपका एहसान न मानता। मुझे चंद हफ्तों की मोहलत दरकार है, उसके बाद आप मुझे अपने शाना बशाना पाएंगे। रोहित बोला, शाह जी, हम आपको खोना नहीं चाहते। इस्माइल के लहजे में हैरानी थी। क्या मतलब? रोहित बोला, आपका क्या ख्याल है, हम अपने दोस्तों के हालात से बेखबर हैं? बिल्कुल नहीं। हमें मालूम है कि आपने किस तरह अपने दुश्मन की बेटी को अगवा किया, कैसे उससे तावान की रकम वसूल की, और ये काबिल फख्र कारकर्दगी है। मगर जब हमें ये इल्म हुआ कि आपकी जिंदगी को खतरा है, हमें आपसे मुलाकात की जुस्तजू हुई, और उसी के नतीजे में आप हमारे
सामने है। इस्माइल बोला, मेरी जिंदगी को खतरा, मगर किससे? अगर आपकी मुराद सेठ फाजिल से है तो वो तो शुरू दिन से मेरे खून का प्यासा है। रोहित बोला, शाह जी तुम्हें पता नहीं है कि पिछले चंद दिनों में सेठ फाजिल की सिक्योरिटी कितनी सख्त हो गई है। उसकी हिफाजत करने वालों में उसके मुलाजिमीन के हमरा पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं। दरपर्दा आपको पड़ोसी मुल्क का जासूस करार दे दिया गया है। अब ये न कहना कि तुम्हारा पड़ोसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ कसूर की बजाय सिर्फ इल्जाम देखा जाता है। अगर मुल्जिम गरीब हो तो उससे नाकर्दा जराइम का इकरार कराना इन एजेंसियों के बाएं हाथ का खेल है। बल्कि इस ज़िम्न में तो आपको काफी तजुर्बा है। आप पे तो ये बीत चुकी है कि सगी माँ का कत्ल आपके सर मुंड दिया गया। इस्माइल ने इस बात में सर हिलाया, जानता हूँ, लेकिन ये बात मुझे फाजिल खान की दुश्मनी से बाज रखने वाली नहीं है, बल्कि इस ज़िम्न में मैं कोई मशवरा भी कबूल नहीं कर सकता। रोहित बोला, शाह जी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको फाजिल खान से सुलह का मशवरा नहीं दे रहा, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि आप थोड़ा अरसा मंजर-ए-आम से हट जाएं ताकि सेठ फाजिल, उसके आदमी और पुलिस वगैरह आपकी तरफ से मुतमईन हो जाए। बस उनके गाफिल होते ही एक मर्तबा फिर फाजिल खान पर चढ़ाई कर देना। इस्माइल बोला, पहले काफी इंतजार कर चुका हूँ राहिल साहब, अब मजीद इंतजार मेरी बर्दाश्त से बाहर है। रोहित बोला, तो यार उसकी बेटी और बीवी मौजूद हैं, उन पे गुस्सा निकाल लो। बल्कि यूं करते हैं, उसकी बेटी को अगवा करके उसके साथ वही कुछ करते हैं जो उसने आपकी बहन के साथ किया था, और इस मंजर को फिल्मा कर मूवी फाजिल खान को भेज देंगे ताकि उसकी भी रातों की नींदें हराम हो जाएं। इस्माइल बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला, राहिल साहब उस कमीने के गुनाहों की सजा उसकी बेगुनाह बेटी को देना कहाँ की अक्लमंदी है? और दूसरा, अगर हम उसकी बीवी बेटी को निशाना बना सकते हैं तो खुद उसी को क्यों ना अगवा कर लें? इस्माइल के चेहरे पर जाहिर होने वाले गुस्से के तासुरात उसके लिए हैरान कुन थे, मगर वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ इत्मीनान से बोला, उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है, और जहाँ तक उसकी बेटी के बेगुनाह होने का ताल्लुक है तो आपकी बहन भी तो बेगुनाह थी। जो आदमी दुश्मन की इज्जत को जंग में घसीटता है उसे अपनी इज्जत की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। इस्माइल बोला, क्या जाती सिक्योरिटी का इतना ख्याल रखने वाला अपनी फैमिली से गाफिल होगा? रोहित बोला, जान का खौफ हो तो इंसान सब कुछ भुला देता है। इस्माइल बोला, राहिल भाई आप उलझी बातें कर रहे हैं, यूं महसूस हो रहा है जैसे आप फाजिल खान और मेरे बीच दीवार बन रहे हैं। रोहित ने जल्दी से बात बनाई, मुझे उस कमीने से क्या हमदर्दी हो सकती है? मेरी खुशी गमी तो आपके साथ है। अलबत्ता ये बात 100% दुरुस्त है कि मैं फिलहाल फाजिल खान के कत्ल के हक में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें सरासर आपका नुकसान है। गर्म खाकर मुंह जलाने से बेहतर है कि भूख बर्दाश्त करके उसे ठंडा किया जाए। इस्माइल बोला, अगर जिंदा बचा तो हफ्ते डेढ़ तक आपके पास आ जाऊंगा। और वो जाने के इरादे से खड़ा हो गया, और उसके बाद मैं वादे के मुताबिक आपके अहकाम की बजा आवरी का पाबंद हूँ। रोहित ने उसे बाजू से थाम कर सोफे पर बिठाया। शाह जी प्लीज 1 मिनट बैठे तो सही। आप यूं करें, आज की रात हमें मेहमान नवाजी का मौका दें और इस दौरान ठंडे दिमाग से सोचें। मेरी बात में आपको वजन नजर आएगा, जोश में हमेशा काम बिगड़ता है। उसका इसरार देखकर इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा, राहिल भाई वो शायर कहता है ना, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। तो भाई मुश्किल है कि सारी रात सोचने के बाद भी मेरी राय बदल पाए। रोहित बोला, सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, और ना उस पर पैसे खर्च होते हैं। इस्माइल बोला, चलो आज रात ये भी देख लेते हैं। उसने सोफे पर बैठी नेहा को गहरी नजरों से घूरा। वो उसी की जानिब मुतवज्जे थी और इस्माइल के इस तरह घूरने पर भी उसने अपनी नजरों का जाविया बदलने की कोशिश न की। रोहित बोला, थैंक यू शाह जी, वैसे हम अपनी सी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मजबूर कर दें। और उसकी बात पर इस्माइल ने फीका सा कहकहा लगाया, मगर उसका दिमाग उस पहेली को सुलझाने में उलझा हुआ था कि आखिर राहिल उसे रोकने की कोशिश में क्यों हलकान हो रहा है। सेठ साहब, कोई आतिफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नूरल सेठ फाजिल की तन्हाई में मुखिल हुआ। सेठ फाजिल हैरानी से बोला, ये कौन जात शरीफ हैं? बहरहाल भेजो। और नूरल सलाम कहता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। उसकी दोबारा आमद एक खूबसूरत नौजवान के साथ हुई। सेठ फाजिल को वो यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म लगा। उसने सोचा शायद वो हिना का कोई क्लास फेलो है, मगर उसका संजीदा और मतीन चेहरा, पुरएतमाद अंदाज, पुरअसरार आंखें कोई और कहानी सुना रही थी। फाजिल खान ने अपनी जगह पर बैठे बैठे उसका जायजा लिया, लेकिन उसने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। मुझे आतिफ कहते हैं और मेरा ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से है। वो भी उससे हाथ मिलाए बगैर उसके सामने नशिस्त संभालता हुआ बोला। ये तारुफ फाजिल खान की सर्द महरी तोड़ने के लिए काफी था। वो पहलू बदलता हुआ खुशगवार लहजे में बोला, जी कैसे
سے زحمت فرمائی۔ عاطف بولا اسماعیل شاہ کے بارے میں کچھ معلومات درکار ہیں۔ فاضل خان بولا اس کے بارے میں ہم کم ہی جانتے ہیں، بہرحال پوچھیں، شاید آپ کی مطلوبہ معلومات ہمارے علم میں ہو۔ عاطف بولا تمہارے مابین دشمنی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سیٹھ فاضل بولا کوئی خاص نہیں ہے، اسے آپ ایک کم فہم اور جذباتی جوان کی ہٹ دھرمی کہہ سکتے ہیں۔ عاطف بولا سیٹھ صاحب میں پہیلیاں بوجھنے نہیں آیا اور نہ میرا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھ کر جواب دیں۔ بیان کا معمولی سا تضاد آپ کو انویسٹیگیشن سیل کی سیر کروا سکتا ہے، اور وہاں عموماً لوگ وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو وہ شعوری طور پر بھلا چکے ہوں۔ عاطف کے دھیمے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ فاضل خان جیسا مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ایک مرتبہ کانپ گیا۔ وہ خاموش کھڑے نورل سے مخاطب ہو کر بولا نورل تم باہر جاؤ۔ وہ جی سیٹھ صاحب کہتا ہوا الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ عاطف نے کہا سیٹھ صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھنا، مجھے تمہارے کسی جرم سے کوئی واسطہ نہیں، اگر وہ جرم پاکستان سے غداری کے زمرے میں نہ آتا ہو تو۔ سیٹھ فاضل خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کرتا ہوا بولا ہم نے اسماعیل شاہ سے اس کا گھر خریدنے کا ذکر کیا تھا کہ ہم وہاں پر ایک پلازا بنانے کے خواہش مند تھے، جواباً اس نے ہمارے منہ پر تھپڑ مار دیا اور یہی بات ہمارے درمیان دشمنی کی وجہ بنی۔ اسی دوران اس کی بہن کسی آشنا کے ساتھ ایک بدنام ہوٹل میں پکڑی گئی تھی۔ متعلقہ تھانے دار نے اسماعیل شاہ اور اس کے والد کو تھانے بلا کر ہلکی سی تنبیہ کی، اس کا مقصد فقط اس کی بہن کی اصلاح تھا، مگر اسماعیل کا والد یہ بات برداشت نہ کر سکا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسا۔ بہن نے پچھتاوے کی وجہ سے گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، جبکہ اپنی ماں کو اس نے بہن کی غلط حرکات سے بے خبر رکھنے کے جرم میں خود ہی ہلاک کر دیا۔ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ بیٹی کو اس راستے پہ ڈالنے والی اس کی ماں تھی، اور اسی وجہ سے اسماعیل نے ماں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ خیر کچھ بھی تھا، وہ تھانے جا پہنچا۔ اب واللہ عالم تھانے سے وہ کس طرح فرار ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ فرار ہو کر وہ کہاں چھپا رہا اس بات سے بھی کم از کم ہم لا علم ہیں۔ بس اتنا پتا ہے کہ چند دن پہلے اچانک اس نے ہماری گڑیا کو اغوا کر لیا اور ایک دن بھاری رقم تاوان میں طلب کی جو ہم نے ادا کی، بدلے میں اس نے بیبی کو رہا کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم اس کی کسی بات سے واقف نہیں ہیں۔ عاطف بولا سوچ لیں سیٹھ صاحب، ایک موقع اور دیتا ہوں، شاید اس کے بعد بیان بدلنے کا موقع نہ ملے۔ سیٹھ فاضل بولا اس کی بہن کو تھانے دار نے ہماری مخبری پر پکڑا تھا۔ عاطف نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے؟ سیٹھ فاضل بولا اصل میں ہم نے اسماعیل سے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اسی وجہ سے اس کی نگرانی کروائی گئی تھی۔ جب پتا چلا کہ وہ لڑکی تو اس قسم کے کردار کی مالک ہے تو ہمیں اپنا پروگرام بدلنا پڑا اور بجائے اغوا کرنے کے ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا تاکہ اسماعیل کے خاندان کی بدنامی ہو۔ میرا خیال ہے انویسٹیگیشن سیل میں ہی آپ کی گفتگو بہتر رہے گی۔ سیٹھ فاضل بولا جناب اس کی بہن ایسی نہیں تھی، میرے کہنے پر تھانے دار نے اسے بے گناہ گرفتار کیا تھا، جبکہ اس کی ماں کو شیر نے ہلاک کیا تھا جسے پچھلے دنوں قتل کر کے اسماعیل شاہ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ البتہ اس کی بہن کی خودکشی اور باپ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ گھبراہٹ میں سیٹھ فاضل کو اپنی بولی بھی بھول گئی۔ عاطف نے پوچھا لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی؟ سیٹھ فاضل سر جھکاتے ہوئے بولا لڑکی جوان تھی اور کافی خوبصورت تھی، میرے آدمی خود پر قابو نہ رکھ سکے، بعد میں نے انہیں سزا دی اور لڑکی کو بھی رہا کر دیا تھا، لیکن وہ جان پر کھیل گئی۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ یوں کرے گی تو میں اس کے جذبات تھمنے تک اپنی قید میں ہی رکھتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کی عصمت دری کرنے والے چاروں آدمیوں کو بھی اسماعیل شاہ ہلاک کر چکا ہے۔ عاطف بولا خوبصورت تو تیری بیٹی بھی ہے، اس کا مطلب ہے اسماعیل شاہ کافی حوصلے اور ظرف کا مالک ہے کہ ایسے دشمن کی بیٹی کی عزت بھی محفوظ رکھی۔ بہرحال یہ تیرا اور پولیس کا معاملہ ہے، میں اس کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ کیا تم اس شخصیت تک میری رہنمائی کر سکتے ہو جس نے اسماعیل شاہ کو حوالات سے فرار کروایا تھا؟ سیٹھ فاضل بولا نہیں، لیکن آپ انسپیکٹر حکمداد سے معلوم کریں، شاید وہ جانتا ہو۔ عاطف نے کہا اس سے پوچھنے کے لیے حشر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سیٹھ فاضل بولا کیا مطلب؟ عاطف نے کہا وہ بھی اللہ کے کرم اور اسماعیل شاہ کی مہربانیوں سے صاحب قبر ہو گیا ہے۔ سیٹھ فاضل نے پوچھا یعنی؟ عاطف بولا جی یعنی یہ کہ اس کی کار کو بھی بینہ اسی طرح دھماکے سے اڑایا گیا ہے جیسے تیری بیٹی کے محافظوں کی کار کو اڑایا گیا تھا۔ فاضل خان نے پیشانی پر نمودار ہوتے پسینے کے قطروں کو پونچھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا یہ اسماعیل شاہ تو کافی خطرناک ہو چکا ہے، کہیں اس کے تعلقات ملک دشمن عناصر سے تو نہیں ہو گئے؟ عاطف نے کہا جس ملک میں انصاف کی یہ صورتحال ہو وہاں کے نوجوانوں کو ملک دشمن عناصر بننے میں دیر نہیں لگتی، اسے اس حال میں پہنچانے کے ذمہ دار سراسر تم ہو۔ عاطف کی بات نے فاضل خان
खान को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो बोला, मैं। आतिफ ने कहा, मैं आपकी बेटी से भी मिलना चाहूंगा। सेठ फाजिल ने कहा, वो बीमार है। आतिफ ने कहा, कोई बात नहीं, बस चंद बातें ही पूछनी है। सेठ फाजिल बोला, अगर कल आकर मिल लेते तो। आतिफ ने कहा, कल शायद उसे मेरे दफ्तर आना पड़े। फाजिल खान जल्दी से बोला, फिर आप आज ही मिल लें। आतिफ बोला, चलो फिर। उसने उठने में पहल की और सेठ फाजिल भी उसके हमरा खड़ा हो गया। मधु, क्या ख्याल है, तुम चंद दिन तक इसे संभाल लोगी? इस्माइल से नेहा के रूप में मिलने वाली लड़की से मेजर रोहित मुखातिब था। वो बोली, महाराज, मैं अपनी सी कोशिश करूंगी, हतमी कुछ नहीं कह सकती, यूं भी उसकी तबीयत से मैं नावाकिफ हूँ। रोहित नासिहाना लहजे में बोला, सब मर्दों की फितरत एक जैसी होती है बेबी। वो बोली, महाराज, मुझे तो ये काफी खतरनाक लग रहा है। रोहित बोला, खतरनाक वो अपने दुश्मनों के लिए है, ऐसे आदमी औरत जात के लिए बहुत नर्म होते हैं। अभी पिछले दिनों इसने अपने दुश्मन की बेटी को अगवा किया था, मगर फिर बगैर कुछ कहे आजाद कर दिया। वो बोली, महाराज, इसका मतलब तो यही बनता है कि इसे औरत जात से कोई दिलचस्पी नहीं। रोहित बोला, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, इसका ट्रेनिंग सेंटर का रिकॉर्ड मैंने मंगवा कर चेक किया है। यकीन करो, लड़कियों की अक्सरियत का मंजूर नजर यही था, वहाँ तो इसने किसी को मायूस नहीं किया। इसी तरह जिस लड़की का नाम सुनकर ये भागा चला आया है, उसके साथ भी काफी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है। शराब पीने पर आए तो पानी की तरह पीता है, लेकिन शराब नोशी का दारोमदार उसके अपने मूड पर है, आदि शराबी नहीं है। यूं भी होता है कि हफ्तों शराब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, अलबत्ता खूबसूरत लड़की की तरफ से दी गई पीने की दावत को कम ही ठुकराता है। नेहा बोली, सर आप इसे बड़ी गहराई में जानते हैं। रोहित बोला, बेवकूफ, बताया तो है, ट्रेनिंग सेंटर से इसका रिकॉर्ड मंगवा कर चेक किया है। वो बोली, सॉरी सर, मैं ध्यान से आपकी बात नहीं सुन पाई थी। रोहित ने कहा, अच्छा, अब तुम्हें समझ आ गई है ना कि तुमने क्या करना है? वो बोली, सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसे इंतकाम से कैसे बाज रखूं। रोहित बोला, अगर ये भी मैंने बताना है तो तेरी ट्रेनिंग का मकसद? वो बोली, ओके सर, मैं अपनी कोशिश करती हूँ। वो नादिम हो गई थी, बोली, लेकिन अगर वो किसी सूरत न माने तो फिर? रोहित बोला, ये फिक्रा तुम ऐसे अदा करती कि अगर मैं उसे किसी सूरत रोकने में कामयाब न हो सकूं तो फिर? ये फिक्रा ज्यादा बेहतर था। वो बोली, महाराज, मैं कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका न मिले। रोहित ने कहा, ये मेरा नहीं, भारत माता का काम है। वो बोली, जी 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 महाराज। वो रोहित के मुसलसल तंजिया अंदाज से घबरा गई थी। रोहित बोला, मैं अब चलूंगा, तुम उसके पास पहुंचो, उसने खाना खा लिया होगा, मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि जरूरी मीटिंग के लिए गया हुआ हूँ। वो सादतमंदी से बोली, ठीक है महाराज, और रोहित जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।